तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.2 और आज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पर कंप्लीटली बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो चलिए उसके ऊपर हम चलते हैं और यहाँ पे उसका हम अभी हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग कंप्लीटली मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, तो इसका जो है LCM ज्ञात करना है। गौर से समझें, इन क्वेश्चनों को गौर से समझें। क्या कह रहा है कि 306 और 657 का HCF दिया गया है, इसका HCF कितना है तो 9 दिया है, तो इसका जो है हमें LCM ज्ञात करना है। HCF इसका दिया गया है तो इसका हमें LCM निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुने HCF। तो आज हम उसी फार्मूले के यूज करके इनको हम सॉल्व करेंगे और इसका जो है हम LCM निकालने वाले हैं। तो आप लोग चलिए देखते रहिए और यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। हल क्या होगा, तो हमें पता है, क्या चीज़ पता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुने HCF। तो चलिए वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुने HCF। अब चलिए दो संख्या कौन सा संख्या होगा, तो ये जो दिया गया संख्या है इन्हीं संख्या का गुणनफल। तो इसका हम गुणनफल करते हैं तो 306 गुने 657 बराबर क्या होगा LCM गुने HCF। तो LCM तो इसका पता नहीं है तो LCM तो हम ज्ञात करना होगा गुने HCF, और इसका HCF कितना दिया गया है 9। तो LCM बराबर क्या होगा, ये संख्या जो है इसके बटा चला आएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो गया 306 गुने 657 बट्टा 9। आप इसमें इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 6 9 चौके 36, तो ये कट गया 34 मरतबे। तो आप इन दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, वही उसका LCM निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, तो यदि आप इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे इसका गुना करने के बाद आएगा 22, 33, 8, यही इसका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसको अभी हम जांच करने वाले हैं। तो कैसे इसको जांच करेंगे, तो चलिए इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। हल चलिए इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। हमें पता है क्या कि अगर कोई अंक, कोई संख्या अगर शून्य पे समाप्त होती है तो वो संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अब 5 से विभाजित का मतलब क्या होगा कि उसके गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, इसके गुणनखंड में 5 आता है या नहीं आता है। तो हिसाब अगर 5 आएगा तो शून्य पे समाप्त होगा, अगर 5 नहीं आएगा तो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। चलिए इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। हम जानते हैं क्या कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वो संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। हमने आपको 5 से विभाजितता का नियम बताया था कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर 5 और 0 हो तो वो संख्या क्या होता है 5 से विभाजित होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वो संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अगर 5 से वो संख्या विभाजित होता है तो इसका मतलब क्या है, उसके गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। अर्थात यहाँ पे क्या लिखना है, अर्थात उसके गुणनखंड में 5 आनी चाहिए।
अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा कि उसके गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। जब तक उसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा तब तक वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। तो यह चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं, क्या 6 के पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त होती है नहीं होती है। अगर होगा तो ये इसके गुणनखंड में 5 आएगा, अगर नहीं होगा तो इसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमको पता है क्या, 6 के पावर n, हम 6 के पावर के n को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर n। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो संख्या है 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस यही चीज़ हमको लिखना था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे, यह संख्या 2 से विभाजित है। यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। ये तो यह संख्या 2 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं, लेकिन 5 से नहीं। यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 है, इसीलिए यह संख्या 2 से विभाजित है। इसमें 5 नहीं है तो इसलिए 5 से विभाजित नहीं है। तो 5 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यह जो संख्या है ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर n अंक का कोई ऐसा अंक नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हमने यहाँ पे जांच कर दिया, ये हो गया प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को भी कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसको हमको व्याख्या करना है कि ये जो संख्या दिया गया है ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसको हम हल करते हैं। हल, तो संख्या क्या दिया गया है, तो 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसको हम चेक करते हैं ये जो भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम इसमें हम 13 को कॉमन कर देते हैं। तो इसमें से अगर 13 कॉमन हो गया तो कितना हो गया, 7 गुने 11, यहाँ पे बचा प्लस 1। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 13 गुने 11 7 77 1 78, कितना हो गया 78। अब चले यहाँ पे एक नियम हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या से गुना किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, भाज्य संख्या। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 78 क्या है, एक भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक भाज्य संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो संख्या होगा एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन में लिख देना है क्या चीज, क्यों यह भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होती है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब पता चल गया कि ये भाज्य संख्या क्यों है। किसी भी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। चलिए ये चीज़ तो चेक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए दूसरा को हम चेक करते हैं। तो दूसरा क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो इसमें हम 5 कॉमन कर लेते हैं। 5 कॉमन करते हैं तो क्या बचा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। 5 यहाँ से बाहर हो गया। अब चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो 5 गुने यहाँ पे कितना हो गया, इसको गुना कीजिए तो 7 6 42, 42 को
इसको हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए और एक इसमें जोड़ दीजिए, तो ये जो निकल जाएगा ये निकलेगा 1009 निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होगा एक चीज़ और, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये भी एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि दो अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होती है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे लिख दिया। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो बन जाएगा भाज्य संख्या, और दो अभाज्य संख्या का गुणनफल भी हमेशा भाज्य संख्या ही होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी चीज़ यहाँ पे इससे प्रूव हो गया कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, इसीलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको हमने यहाँ पे व्याख्या कर दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।